वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ब्रिक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि उसके ब्रिक में पढ़ा था, ब्रिक के कंस्टिट्यूएंट्स पढ़े थे। ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लिया था हम लोगों ने, फिर अब हम उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ लिया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। वो था हमारा सबसे पहले सिलिका, ठीक, जो हम 50 से 60% इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा एलुमिना, ठीक, वो हमारा होता है 20 से 30%। ठीक, फिर नेक्स्ट होता है हमारा लाइम, वो हमारा होता है 5 नॉट एक्सेस टू 5%, यानी 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर होता है हमारा आयरन ऑक्साइड, यानी 1 से 2%। ठीक है, फिर हमारा आता है मैग्नीशिया, यानी 1%। ये था हमारा कंस्टिट्यूएंट, मिला के हम लोगों ने अपना क्या किया, ब्रिक का फॉर्मेशन किया। ठीक, अब हम किसी चीज़ को अगर हम बनाते हैं तो उस बनाने में कुछ एक अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो हमको चाहिए होती है। ठीक है, अपने जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसमें हमें क्या एक गुड क्वालिटीज़ वाला या कैरेक्टरिस्टिक उसकी या उसकी क्वालिटीज़ हमको चाहिए ही चाहिए रहती है। तो जब हम ब्रिक बना लेते हैं तो हमें कौन कौन सी क्वालिटी उसमें चाहिए रहती है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है ब्रिक शुड हैव शार्प एजेस, यानी कि जो ब्रिक है उसके जो एजेस है यानी जो उसके किनारे हैं वो एकदम तीखे होना चाहिए। तीखे इन सेंस शार्प होने चाहिए, नुकीले होने चाहिए। ठीक है, अगर हमारे शार्प एजेस नहीं है तो हमारा ब्रिक एक अच्छे क्वालिटी का नहीं है। ठीक, एक अच्छे गुणवत्ता का नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ब्रिक शैल नॉट ब्रेक इनटू टू पीसेस व्हेन ड्रॉ फ्रॉम हाइट अबाउट 1 मीटर, यानी कि अगर हम 1 मीटर की ऊंचाई से ब्रिक को फेंकें तो वो दो भागों में नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, 1 मीटर की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है नहीं, ठीक, क्योंकि ब्रिक का वेट है 1 से 3 केजी। 3 केजी 1 मीटर की हाइट से नहीं टूटना चाहिए। अगर वो टूट जा रहा है तो हमारा ब्रिक अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ठीक है, फिर आता है हमारा ब्रिक शेल हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी, यानी ब्रिक का जो हमारा है वो कितना होना चाहिए, ब्रिक हमारा लो थर्मल कंडक्टिविटी का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो कम से कम हीट एब्जॉर्ब करे। ठीक है, या अपने अंदर कम से कम ऊष्मा को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, अवशोषण करे। ठीक है, फिर क्या है ब्रिक शेल बी साउंड प्रूफ, यानी कि जो हमारा ईंट है वो कैसा होना चाहिए, ध्वनि रोधक होना चाहिए। ठीक है, फिर है हमारा ब्रिक व्हेन ब्रोकन शेल शो ए होमोजेनस एंड यूनिफॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फ्री फ्रॉम वॉइड्स, यानी कि जब हम ब्रिक को तोड़ें, ठीक है, जब हम ब्रिक को तोड़ें तो जो उसके अंदर वाला पार्ट है वो एकदम पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट होना चाहिए। यानी कि हमें अलग अलग तरीके का चीज़ नहीं दिखाई देना चाहिए। जैसे कि हमने सिलिका मिलाया है तो सिलिका का कंटेंट उसमें नहीं दिखाई देना चाहिए, एलुमिना है तो एलुमिना का भी कंटेंट उसमें नहीं दिखाई देना चाहिए। एक वो यूनिफॉर्म एक कलर का एक समान का होना चाहिए, साथ ही साथ होमोजीनस होना चाहिए। यानी कि होमोजीनस मतलब पूरा मिक्स होना चाहिए, यानी कि सिलिका अलग से ना दिखाई दे, लाइम अलग से ना दिखाई दे, आयरन ऑक्साइड ना दिखाई दे, और हमारा मैग्नीशिया ना दिखाई दे। ठीक है, और क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम वाइट्स, यानी कि उसके अंदर छोटे छोटे छेद नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर हमारे ब्रिक के अंदर छोटे छोटे वाइट्स हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजलेस होगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक, जब वो स्पेस रहेगा तो उससे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा और जब भी उस पर लोड होगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जब नहीं होगा लोड तो वो टूटने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है when soaked in water for 24 hours brick shall not show the deposit of white salt when allowed to dry, यानी कि जब हम 24 घंटे के लिए पानी में अगर हम ब्रिक को भिगो देते हैं, ठीक, तो जब हम ब्रिक को निकाल के सुखाते हैं तो उसमें हमें वाइट सॉल्ट के धब्बे हमको, या डिपॉजिट ऑफ वाइट सॉल्ट बोलो या टिंट बोलो या हमका स्पॉट बोलो, तो सॉल्ट के जो सफ़ेद सफ़ेद धब्बे होते हैं वो हमको नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक, ऐसा जनरली तब होता है जब क्या होता है कि हमारे
जो ब्रिक हमारी जो सॉइल होती है, ठीक है, जो हमारी सॉइल होती है उसमें पहले से ही पोटाश की मात्रा, सोडा की मात्रा या सोडियम की मात्रा पहले से उसमें प्रेजेंट रहता है, इसलिए ऐसा दिखने को मिलता है। और अगर ऐसे मिट्टी का इस्तेमाल करके हम ब्रिक बनाएंगे तो हमारे लिए ब्रिक बहुत ही बेकार तरीके से बनेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ब्रिक शेल नॉट हैव क्रशिंग स्ट्रेंथ लेस देन 55 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो भी क्रशिंग स्ट्रेंथ होगी हमारी ब्रिक की वो लेस देन 55 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा 55 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम वैल्यू आ रही है तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। ठीक, तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक, ठीक, ये है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक, ठीक। ये सब क्वालिटीज हमारे एक अच्छे ब्रिक की गुणवत्ता को दर्शाता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या था, इसके जो एजेस होना है यानी इसके जो किनारे वो शार्प होने चाहिए, 1 मीटर की दूरी से गिरा रहे हैं तो वो 2 भाग में नहीं टूटना चाहिए, कम से कम हमारा ऊष्मा अवशोषित करना चाहिए, यानी कि ऊष्मा का कंडक्टिविटी यानी इसके अंदर से हीट पास नहीं होना चाहिए, ध्वनि रोधक होना चाहिए जब और जो हम ब्रिक को तोड़ते हैं तो वो कैसा नहीं होना, एक समान होना चाहिए यानी होमोजीनस होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर छोटे छोटे वॉइड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर हम उसको 24 घंटे के लिए भिगा रहे हैं तो उसके अंदर व्हाइट सॉल्ट के धब्बे नहीं होने चाहिए, और क्रशिंग वैल्यू हमारी 55 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है उसको हम लोग न्यूटन पर mm स्क्वायर से डिनोट करते हैं, जो भी स्ट्रेंथ होगी हमारी, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो, ये सब हम क्या करते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर में ही डिनोट करते हैं। तो केजी है, तो जब हम 55 इंटू 9.81 करेंगे तब जाके वो न्यूटन में कन्वर्ट होगा, तो इससे इसीलिए हमको क्या, इससे कम वैल्यू होना इसमें चाहिए, ठीक है। ठीक, अब हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे, यानी कि हम कैसे ईंट को तैयार करते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पहला स्टेप जो होता है वो होता है हमको ईंट की मिट्टी तैयार करना, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, ठीक, प्रिपरेशन ऑफ क्ले बोल सकते हैं, और अर्थ, ब्रिक अर्थ यानी कि ईंट बनाने वाला अर्थ, ठीक है, सॉरी। उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग एक प्रोसेस होता है जो क्या होता है कि क्या लिखा है इसमें, टू रिमूव द इम्प्योरिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन टॉप सॉइल अप टू 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर कौन कौन से इम्प्योरिटीज होंगे, जैसे कि हमारा घास भूसा हो गया, स्टोन हो गए, पेपल्स हो गए, सोडा हो, अल्कलीज हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, पहले से ही हमारे जो टॉप सॉइल है यानी जो अर्थ है उसके ऊपर हमारा पहले से ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, पहले से ही हमारे इसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक। तो अब इसको हम क्या करना है, अब हम इसको हमको चेंज करना है, यानी इसको हमको हटाना है, तभी तो हमारा ब्रिक बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 20% जो लेयर होती है सॉइल की, हम उसको क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं, ठीक है, हम वहाँ से निकाल देते हैं, फिर उसको हटा के एक जगह ले जाते हैं, ठीक। उसके बाद होता है डिगिंग। डिगिंग का मतलब होता है खोदना, यानी कि क्या करते हैं, हम क्ले को डिग आउट कर लेते हैं, यानी खोद के बाहर निकाल लेते हैं, और एक लेवल यानी कि बराबर ग्राउंड में हम उसको पूरी तरीके से छितरा देते हैं। छितरा देना का मतलब उसको अलग अलग किनारे पूरी तरीके से फैला देते हैं, ठीक है, बिलो द जनरल सर्फेस, यानी कि जनरल सरफेस में हम उसको छोटे छोटे भागों में क्या कर देते हैं, ग्राउंड के फैला देते हैं, ठीक। ये हो गया, दो प्रोसेस हो गए, एक हो गया अनसॉइलिंग। अनसॉइलिंग में हमने क्या किया कि इम्प्योरिटीज जितनी भी थी ऑर्गेनिक मैटर, जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, फिर हमारा स्टोन हो गया या क्षारीय पदार्थ हो गया, जैसे कोई पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब क्या होता है, पहले से प्रेजेंट होता है, ठीक। अगर ये सब अगर हम ना हटाएं तो क्या होगा कि जब भी हम बर्निंग प्रोसेस के लिए हम ले जाएंगे, ठीक है, जब भी हम बर्निंग प्रोसेस के लिए ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि जब पहले से हमारे मिट्टी में वो चीज़
पहले से प्रेजेंट रहेगी, यानी पहले से मौजूद रहेगी। तो जब हम उसको बर्निंग के लिए ले जाएंगे तो जो घास भूसा है वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, जब जल जाएगा तो क्या होगा कि वो उतना उतना एरिया हमारा क्या हो जाएगा, होल कर देगा। ठीक, उससे क्या होगा, जब हम उसके ऊपर लोड लगाएंगे तो वो हमारा ईंट जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम उसको निगलेक्ट करते हैं इम्प्योरिटीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक मैटर यानी 20 सेंटीमीटर की लेयर को अर्थ के ग्राउंड लेवल से 20 सेंटीमीटर नीचे तक की लेयर को हमने हटा दिया। फिर उसके बाद हमने मिट्टी को खोदा, मिट्टी को खोद के निकाल के हमने एक लेवल पे, यानी कि जहाँ पे सब समतल हो, बराबर हो, वहाँ पे ग्राउंड में उसको फैला दिया। ठीक, अब क्या है, क्लीनिंग, यानी फिर से देख लेंगे कि अगर उसके अंदर वेजिटेबल हो, मैटर्स ना हो, स्टोन्स ना हो, पहले से प्रेजेंट है अगर है तो हम उसको क्या कर लें, रिमूव कर दें, हटा दें। ठीक है, उसको हम बोल देंगे क्लीनिंग। ठीक, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, क्लीनिंग। अब आता है हमारा वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग के बाद क्या है, वेदरिंग में क्या है, इसको हम लोग क्लीन अर्थ इज स्प्रेड एंड एक्सपोज टू द वेदर फॉर फ्यू मंथ, यानी कि जो हमारी मिट्टी है उसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से हम उसको फैला देंगे। फिर हम उसको कुछ देर के लिए अपने एटमॉस्फेयर में या अपने वेदर में उसको कुछ मंथ के लिए हम उसको छोड़ देंगे, उसको बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, फिर क्या होता है हमारा ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग कह लो या मिक्सिंग कह दो या मिश्रण बनाना। ठीक, अब हम इसमें क्या करते हैं, मिक्सिंग ऑफ क्ले, यानी मिक्सिंग ऑफ क्ले में हम क्या करते हैं, सैंड, सिलिका, एलुमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, ये सब अगर पहले से मौजूद है तो नहीं मिलाएंगे, अगर नहीं मौजूद है, अगर कंटेंट उसमें कम है तो हम उसका मिश्रण मिलाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, हमारे ब्रिक को स्ट्रेंथ मिलेगी, हार्डनेस मिलेगी। ठीक है, तो मिक्सिंग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, फिर होता है हमारा टेम्परिंग, यानी कि हम उसके अंदर वाटर का अमाउंट मिला देते हैं। ठीक है, टेम्परिंग में। ठीक, जनरली हम मिक्सिंग का इस्तेमाल पग मिल में करते हैं। पग मिल में क्या होता है, एक नॉर्मल बीच में शाफ्ट होता है। ठीक, और किनारे किनारे नाइफ्स होते हैं। ठीक, हम और उसके जो शाफ्ट होता है उसके वो शाफ्ट एक प्लेन प्लंजर की तरह निकला रहता है, और उसमें क्या होता है, वो उसके अंदर हम एक एनिमल्स से या मशीन के द्वारा हम उसको घुमाते हैं, तो वो सर्कुलर वो घूमता रहता है, जिससे वो क्या होता है, वो हमारी मिट्टी हमारी उसमें मिक्स होती रहती है। ठीक है, वो जो हमारी मिट्टी है उसमें क्या होती रहती है, मिक्स होती रहती है। ठीक, तो जनरली अगर हमको ज़्यादा अमाउंट में अगर हमको ब्रिक बनाना हो तो तब हम इस्तेमाल करते हैं पानी। अगर हमको कम में बनाना है तो हम ज़्यादा नॉर्मली हाथ से ही सानते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, पग मिल में हो गया, पग मिल का जो इंटरेस्ट होता है और एक एग्जिस्ट होता है। ठीक, हमने वाटर का भी इस्तेमाल कर लिया इसमें। ठीक है, वाटर भी हमने इसमें मिक्स कर दिया। ठीक है, मिक्स हो गया इसमें वाटर। अब आते हैं हम मोल्डिंग में। ठीक है, मोल्डिंग क्या होता है, ढलाई, यानी कि हम कैसे ढलाई करेंगे। ढलाई हमारा हमेशा साँचे के साथ होता है। ठीक, हम जानते हैं कि ईंट का कोई ना कोई साँचा होगा, कोई ना कोई शेप होगा, हमने पहले ही पढ़ा है साइज ऑफ और शेप। ठीक, तो हमने 3 तरह की साइज़ें पढ़ी हैं। वो पहला है हमारा, कौन सी साइज़ है, हमारा स्टैंडर्ड साइज, जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया गया है। ठीक, तो उसका साइज़ है हमारा 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। फिर दूसरा है हमारा कॉन्वेंशनल साइज होता है हमारा 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। फिर हमारा ट्रेडिशनल होता है हमारा 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 4.7 सेंटीमीटर। ठीक, ये होता है हमारा ट्रेडिशनल साइज। तो ठीक इस तरह का कि जो भी मोल्डिंग आप जिस साइज़ का हमको अगर मोल्डिंग करना रहता है उस साइज़ का हम मोल्डिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मोल्डिंग जो है, ढलाई जो है वो दो तरीके की होती है। वो होता है हमारा हैंड मोल्डिंग यानी हस्त ढलाई, और दूसरा होता है मशीन मोल्डिंग। ठीक है, हैंड मोल्डिंग जो होती है वो हम नॉर्मली उसमें दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा ग्राउंड मोल्डिंग, एक होता है हमारा टेबल मोल्डिंग। ठीक है, जो ग्राउंड मोल्डिंग होता है वो नॉर्मली हम ग्राउंड पे ही करके आराम से नॉर्मली उसको हम
सुखाने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक। लेकिन जो टेबल मोल्डिंग होती है, मान लो अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको ब्रिक कंस्ट्रक्शन करना है तो हम ज़्यादातर इस्तेमाल हम टेबल मोल्डिंग का ही करते हैं, ठीक। अब आया हमारा मशीन मोल्डिंग। मशीन मोल्डिंग क्या होता है? मशीन का इस्तेमाल करके हम इसमें मोल्डिंग करते हैं। उसमें पहले ही से ही क्या होता है, मशीन में क्या बने बनाए सांचे लगे रहते हैं, वो ब्रिक की तरह निकलते हैं और एक थ्रेड लगा रहता है और जो उसको हर एक अपनी नॉर्मल साइज पे वो काटते रहते हैं और ब्रिक मोल्ड होता रहता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के मोल्डिंग है हमारा, हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग में दो मोल्डिंग होती है, एक होता है ग्राउंड मोल्डिंग और एक होता है टेबल मोल्डिंग, ठीक है। अब आता है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है सुखाना, ठीक है। जाहिर सी बात है कि हम बिना सुखाए उसको हम पकाने के लिए ले नहीं जा सकते। अगर हम गीला सुखाएंगे तो हमारा उसके अंदर श्रिंकेज या हमारा वार्पिंग या क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए हम उसको ड्राइंग करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ड्राइंग जो है वो भी हमारा जो उसका ड्यूरेशन है, यानी कि जो उसको समय है, वो होता है हमारा 7 से 14 डे होता है, ठीक है, 7 से 14 डेज, ठीक। एक हफ्ते से 2 हफ्ते तक का हम लोग ड्राइंग करते हैं। ड्राइंग भी दो तरीके की होती है, पहला होता है हमारा सन ड्राइंग और दूसरा होता है हमारा मशीन ड्राइंग, ठीक है। मशीन ड्राइंग जो सन ड्राइंग होता है वो नॉर्मली हमारा सूरज की यानी कि सूरज की उपस्थिति में हम उसको सुखाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा मशीन ड्राइंग होता है वो हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमारा जो सूर्य है वो क्या होता है, उसका अब्सेंस होता है, यानी कि वो जाड़े के सर्दियों के मौसम में और बारिश के मौसम में, मानसून मौसम में, ऐसे के में हम क्या मशीन ड्राइंग का इस्तेमाल करके हम अपने ईंट को सुखाते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा बर्निंग यानी पकाना। पकने का जो हमारा टेम्परेचर है वो होता है हमारा 750 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1000 सेंटीग्रेड तक, ठीक। इन इस टेम्परेचर के बीच में हम ईंट को पकाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला है हमारा क्लैम बर्निंग, ठीक है। क्लैम क्लैम बर्निंग यानी पजावा पकाना। और फिर दूसरा है हमारा किलिन बर्निंग यानी भट्टी के द्वारा पकाना, ठीक है। क्लैम बर्निंग क्या होता है? क्लैम बर्निंग एक देखे होगे तुम लोग, हमेशा जो ज़्यादातर इस्तेमाल कुम्हार लोग करते हैं अपना बर्तन बनाने में, या कोई भी अपना मिट्टी के बर्तन या कोई भी चीज़ पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो होता है हमारा क्लैम्प यानी पजावा उसको बोलते हैं। और किलिन जो होती है वो भट्टी या भट्टी जैसे हमारा इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो दो तरीके के मोल्ड हो गया, हमने पढ़ लिया, यानी मोल्डिंग भी हमारा हो गया, बर्निंग भी हो गया और ड्राइंग भी हो गया, ठीक। सबसे पहले हमने क्या किया? प्रिपरेशन ऑफ क्ले, यानी हमने मिट्टी तैयार कर ली। मिट्टी तैयार करने के बाद हमने उसकी ढलाई की, यानी कि उसमें सांचे में उसको ढाला। ढालने के बाद जब हम उसको निकालेंगे तो क्या करेंगे? उसको हम सुखाएंगे ही सुखाएंगे, जाहिर सी बात है हम उसको सुखाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? बर्निंग, ठीक है। अगर इस टेम्परेचर से ज़्यादा अगर हम बर्निंग कर दें, यानी 750 से लेके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से एवं हम चले गए, तो हमारा ब्रिक में क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी ब्रिक बहुत ज़्यादा पक जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे खो जाएगी, ठीक है। स्ट्रेंथ वो अपनी धीरे धीरे क्या करेगा? खो देगा, ठीक है। इसीलिए जो हमारा टेम्परेचर होता है ब्रिक को पकाने का वो 750 से लेके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है। ठीक, ये था प्रोसेस हमारा क्या पूरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेक का, ठीक। अब हम पढ़ेंगे क्लैम्प में कैसे बर्निंग की जाती है और क्लेम में कैसे बर्निंग की जाती है। जो क्लैम्प होता है उसमें हम क्या होता है कि जो हमारा हीट ऑफ कंट्रोल है, यानी कि जो हम हीट पे अपना मतलब जो हम आग लगा रहे हैं, जो उसके अंदर हीट दे रहे हैं, उसमें जो दे रहे हैं उसको हम कंट्रोल पूरी तरीके से नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम एक बार आग लगा दिए तो आग वो लग जाएगी, जितना पकना रहेगा पकेगा, नहीं पकना रहेगा नहीं पकेगा, ये मतलब हुआ, ठीक है। कोई कंट्रोल नहीं। लेकिन केलन में क्या है कि हम उसके ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हम उसके ऊपर अपना कंट्रोल क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं आसानी तरीके से। यानी कि हम उसको अगर मतलब एक बार आग लगा दिए तो हम उसको, अगर मान लीजिए हमें लग रहा है कि ईंट पक चुका है, तो हम अपनी हीट
वापस हटा सकते हैं। ठीक है, दोबारा हम उसको हटा सकते हैं। ठीक, जो क्लैम्प बर्निंग में क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट हम बताएं कि नो कंट्रोल ऑन बर्निंग, यानी कि हमारा उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल बर्निंग पे नहीं रहता है। यानी एक बार आग लगा दिए हैं तो हम उसमें जल रहा है और वो पक रहा है। ठीक है, अगर आग पे कंट्रोल नहीं है तो क्या इसके इफेक्ट्स होंगे, देखिए वो क्या है, जैसे बॉटम ब्रिक आर ओवर बर्न हैंस बिकम ब्रिटल, यानी कि जो नीचे के ईंटें होंगे, अगर क्लैम्प यानी पजावा में जो नीचे के ईंटें होंगे, अगर वो क्या बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, वो बर्न हो जाएंगे, क्योंकि पूरी जो उनका फायर है, जो आग लगा है, वो नीचे की ओर ही लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि वो जो ब्रिक होगा वो क्या होगा, हमेशा जो ब्रिक होगा हमेशा वो क्या होगा, नीचे की ओर बहुत ज़्यादा पकेगा। ठीक है, जो चट्टे रखे हुए हैं ईंट के, वो क्या हो जाएंगे, नीचे के जो है ब्रिक, बॉटम के ब्रिक है, वो बहुत ज़्यादा बर्न हो जाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा बर्न हो जाते हैं तो ईंट क्या हो जाता है, ब्रिटिल हो जाता है, यानी भंगुर हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा टॉप ब्रिक आर अंडर बर्न हैंस बिकम सॉफ्ट, यानी कि जो हमारा ऊपर की ईंटें हैं वो क्या हो जाएंगे, बहुत कम पके होंगे, तो इसलिए वो क्या हो जाएंगे, एकदम सॉफ्ट, यानी एकदम स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, उसमें भी हमको कोई प्रॉब्लम है। तो इसीलिए क्लैम्प का डिसएडवांटेज यही है कि जो उसमें हमको अच्छे क्वालिटी के ब्रिक्स नहीं ज़्यादातर मिलते हैं। और दूसरा है हमारा नो कंट्रोल और बर्निंग, यानी इसका ये डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, ठीक, अब आते हैं हम कीलन पे। कीलन यानी भट्टी। भट्टी पे क्या है, हमारा अच्छे तरीके से बेटर कंट्रोल है किस पे, हमारा बर्निंग पे। यानी कि अगर हम एक बार फायर लगा देते हैं, यानी एक बार हम आग लगा दे रहे हैं उसमें, तो अगर हमको मालूम है कि हमारा नीचे के ईंट पक चुका है तो हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, और उसको हटा के हम फिर से फर्दर जो हमारी सूखी ईंट है जो ड्राइंग हो रही है उसको हम ले जाके फर्दर उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, हमारा बेटर कंट्रोल है बर्निंग पर। ठीक, फिर है हमारा गिव गुड क्वालिटी ब्रिक्स। तो ये क्या करता है, जो किलिन है वो हमको अच्छे क्वालिटी के ब्रिक देते हैं, लेकिन जो क्लैम्प है, ठीक है, क्लैम्प हमको अच्छी तरीके से अच्छे क्वालिटी का ब्रिक्स नहीं देता है। ठीक है, इट गिव बेटर हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द ब्रिक, यानी कि ये अपने ब्रिक को क्या देता है, एक अच्छा वो कठोर करता है अपने ब्रिक को और एक सामर्थ्यवान बनाता है। ठीक है, इसीलिए जो अगर हार्ड रहेगा और स्ट्रेंथ रहेगा तो उसके अंदर क्या मोर डेंस और ड्यूरेबल, यानी अच्छा अच्छे तरीके से दृढ़ता रहेगी और वो लंबे समय तक वो चलेगा। ठीक है, पजावा जो होता है, पजावा देखे होंगे कि आप लोग, क्या होता है कि एक ईटा रख, जैसे कुम्हार क्या करते हैं, कुम्हार अपने बर्तन रख देते हैं फुआली में, ठीक, और उसको क्या करते हैं ऊपर से फुआली वाली डाल के फिर एक एक जो हमारा सपोर्ट लेते हैं, मिट्टी का ऐसे सपोर्ट ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ऐसे करके बनाते हैं, यानी कि उसके ऊपर अपना फुआरा रख के फिर उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा के पूरा लिख देते हैं। ठीक, उसी को बोलते हैं क्लैम्प। ठीक है, किलिन जो है भट्टियाँ, वो भट्टियाँ हमारी हमेशा बनाई जाती है। भट्टियाँ तीन तरीके की होती हैं, तीन तरीके की है हमारे पास, हॉफमैन होता है भट्टी, एक बुल ट्रेंच होता है और एक कंटिन्यूस या सर्कुलर भी होता है। ठीक है, ये तीन तरीके की भट्टियाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। ठीक, हमने क्या पढ़ा, हमारी डेफिनेशन हो गई, हमारा साइज हो गया, शेप हो गया और वेट हो गया। हमने कंस्टिट्यूएंट्स पढ़ा, कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हमारे ब्रिक में होते हैं। ठीक है, और हमने मैन्युफैक्चरिंग करी। ठीक है, पीछे का रिवाइज करेंगे तो हमने कंपोनेंट कौन कौन सा पढ़ा, सिलिका, एलुमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया। ठीक, फिर मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, यानी कि हम मिट्टी तैयार करेंगे। जब मिट्टी तैयार हो जाएगी तो हम उसमें क्या करेंगे, मोल्डिंग करेंगे। एक मोल्डिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे या ड्राइंग करेंगे, यानी कि हम उसको सुखाएंगे।
सुखाने के बाद हम उसको बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद हमारे पास ईंट आ गया, ठीक। अब जब ईंट हमारे पास आ गया तो हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन से क्लासिफिकेशन से ये कौन सा ईंट है, ठीक है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक है, वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। जो दो ईंट हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा कच्ची ईंट और दूसरा होता है हमारा पक्की ईंट, ठीक। कच्ची ईंट को बोलते हैं सन ड्राई ईंट, ठीक, और पक्की ईंट को बोलते हैं बर्न ब्रिक, ठीक। जो सन ड्राई ब्रिक होता है वो नॉर्मली हम उसको मिट्टी में तैयार करते हैं, मिट्टी तैयार करने के बाद ढालते हैं और उसको धूप में सुखाते हैं और नॉर्मली हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जो आज से कुछ साल पहले इस्तेमाल होता आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते थे कि कच्चा घर, ठीक है, कच्चा घर बोलते आ रहे थे, ठीक। उसमें उसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक। अब जो हमारा पक्की ईंट है, यानी जो हमारा पक्की ईंट है वो कितना है हमारा, पक्की ईंट जो है वो क्या होती है, उसको सॉरी उसको बोलते हैं बर्न ब्रिक, ठीक है। बर्न ब्रिक जो होता है वो पका हुआ होता है, ठीक है। उसको हम लोग तैयार करते हैं, उसको मिट्टी तैयार करते हैं, मिट्टी तैयार करने के बाद ढलाई करते हैं, ढलाई करने के बाद उसको हम सुखाते हैं, सुखाने के बाद हम उसको पकाते हैं, ठीक। पकाने के बाद जब हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं पक्की ईंट। जो पक्की ईंट होती है वो तीन तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं उसमें, ठीक है। तीन क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा फर्स्ट क्लास सॉरी चार तरीके के होते हैं जो पक्की ईंट होती है। वो होता है हमारा, फर्स्ट होता है हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक, दूसरा होता है हमारा सेकेंड क्लास ब्रिक, तीसरा होता है हमारा थर्ड क्लास ब्रिक और चौथा होता है हमारा झामा, ठीक है, झामा ईंट, ठीक। सॉरी, झामा ईंट को हम ये भी बोल सकते हैं, झामा ईंट को हम ओवर बर्न ब्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। अब हिंदी में हम जाते हैं, हिंदी में क्या क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट श्रेणी ब्रिक, सेकेंड श्रेणी ब्रिक, थर्ड श्रेणी ब्रिक और झामा ईंट, ठीक। ये तीन तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक। ये क्लासिफिकेशन डिसाइड करता है किसके हिसाब से क्या होता है, उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अगर हमारा फर्स्ट क्लास का ब्रिक है तो उसकी क्वालिटीज़ होगी कुछ, और अगर हमारा सेकेंड क्लास का ब्रिक है तो उसकी क्वालिटी कुछ और होगी, अगर हमारा थर्ड क्लास का है तो उसकी क्वालिटी कुछ और होगी, ठीक। सबसे क्लासिफिकेशन अगर हमें जानना है तो सबसे पहले हमको उसकी क्लासिफिकेशन से पहले हम उसको टेस्ट के बारे में जानेंगे, ठीक। या हम अपने ब्रिक को, जो हमारा पकी हुई ईंट हमको मिली है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अगर जान जाएं कि हमको अगर उसके अंदर हम टेस्ट परफॉर्म करें, तब हम जानेंगे कि हमारा कौन सा ब्रिक कौन से क्लास का है, ठीक है। सबसे जो हमारा क्लासिफिकेशन है, वो जो हमारे ब्रिक को क्लासिफाई करेगा वो है, पहला हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक। ये दो टेस्ट हमारे क्लासिफिकेशन को डिसाइड करते हैं कौन सा क्लासिफिकेशन का हमारा ब्रिक हमारे पास है, ठीक है। तो ये जो हमारा पिछला जो आगे का हमारा टॉपिक है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। तो इसलिए आज बस इतना जान लीजिए कि हमारा चार क्लास के ब्रिक होते हैं। वो होता है हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक और थर्ड क्लास ब्रिक, ठीक है। और जो हमारी ब्रिक्स हैं वो ब्रिक्स हमारे डिसाइड करती हैं किसके हिसाब से, हमारी क्वालिटीज़ के हिसाब से, ठीक है। वो क्वालिटीज़ हमारी वाटर एब्जॉर्प्शन से भी हो सकती है, ठीक, वाटर एब्जॉर्प्शन से भी हो सकती है हमारा, और हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, ठीक है। जितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारा एब्जॉर्ब करेगा वो हमारा क्लासीफाई करेगा, ठीक। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है वो हमारा 10 से 15% हमारा वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक, बाय वेट ऑफ ब्रिक, ठीक है। फिर जो हमारा सेकंड क्लास है वो हमारा 15 से 20% का वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक। थर्ड वाला है जो हमारा, वो करता है हमारा 25 से एबव, ठीक है, 20 से 25, ठीक, 25 से एबव हमारा झामा ईटा एब्जॉर्ब करता है। उसी के हिसाब से हम बताते हैं कि हमारा कौन सा ब्रिक कौन से क्लास का है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा कौन सा
ब्रिक कौन से क्लासिफिकेशन है और उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है।